प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन मौजूआत पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले रेलवे का बोसीदा निज़ाम सैकड़ों जाने निकल गया, लेकिन हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत भी इजहार अफसोस तक महदूद। घोटकी हादसे में 50 से जायद अफराद मौत की वादी में उतर गए। हुकूमत ने बलबा नून लीगी वजीर साद रफीक पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट से झूठा करार दिए जाने वाले आजम स्वाति को वजीर रेलवे बनाना हुकूमत का मुजरिमाना कदम नहीं तो और क्या है। इसके अलावा बात करेंगे बहरिया टाउन पर नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जों का इल्जाम, कौम परस्त जमातों का एहतजाज। सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने बहरिया टाउन में अरबों रुपए की कीमती बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। बर वक्त एक्शन ना लेने पर बहरिया टाउन सिंध हुकूमत के रवैये पर हैरान। बहरिया टाउन कराची वाकया असल जिम्मेदार कौन, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल्स का ऑडिट करने वाली कंपनी पर 35 लाख का जुर्माना आयद। फर्म की जानिब से तरीन ग्रुप का ऑडिट बेहतर अंदाज में ना करने की वजह क्या है? क्या फर्म के खिलाफ जुर्माने का फैसला जहांगीर तरीन के खिलाफ बतौर शवाहिद पेश किया जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा लाहौर पुलिस के दिल में गरीबों के लिए रहम ना आया। बुजुर्ग को घर छोड़ने की नेकी 12 साला गरीब बच्चे के गले पड़ गई। चोरी के इल्जाम में थानेदार का बच्चे और मां पर तशद्दुद। बच्चे को 3 दिन थाने में रखने के बाद FIR काट दी। अफसोसनाक वाकया क्या है, इसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रेलवे के बोसीदा निज़ाम पे बात करेंगे। क्लासेस साहब, आपकी जानिब आऊँगी। बहुत अफसोसनाक वाकया है और PTI हमें अफसोस करती नज़र आई। कोई एक्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम। जो पिछले रेलवे के मिनिस्टर रह चुके हैं साद रफ़ीक, उन पर इल्ज़ाम, ये क्या रवैया है? एक तो जैसे आपने कहा बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाकया। ये उनसे पूछें, वो कहते हैं जिस तन ला के वो तन जाने। जिनके घर में आज 35 लाशें गई होंगी उनको ही पता होगा कितने। मैं तो देख रहा था एक बच्ची बेचारी हॉस्पिटल में लाई गई, छोटी सी बच्ची जिसका कोई वारिस नहीं है, पत्नी माँ बाप के साथ थी, ट्रैवल कर रही थी हॉस्पिटल में। इस तरह के बच्चे जो हमारे लिए एक दिन की ट्रेजिडी होती है, एक दिन की बात होती है, हम उसके बाद अफसोस का इजहार करके निकल जाते हैं। ये उन घरों के लिए फॉरएवर, उनके घरों में एक मातम और उनके लिए एक दुख की बच्चे इसमें वो होते हैं, इसमें यतीम होते हैं, इसमें पूरी फैमिलीज उजड़ के रह जाती हैं, औरतें बेचारी बेवा होती हैं, बाज़ अपनी माँ बहन वटेवर वो उसको लूज़ करते हैं। और इस तरह एक्सीडेंटल अचानक डेथ से होते हैं, इसके इम्पैक्ट बड़े खौफनाक होते हैं। ये फैमिलीज़ पे ट्रॉमिक एक उनका सिचुएशन होता है। हमारे यहाँ तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म इन चीज़ों को समझते नहीं है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है इंसानों लाइफ्स पे, ख़ानदानों पे, मुआशरों पे। क्योंकि बहस ही एक अजीब किस्म की है कि हर दफ़ा वही वाली टोन जो है। आपने बात की कि बोगस रेलवे का निज़ाम बोगस नहीं है। हमारी पॉलिटिकल इलीट, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेसी बोगस हो चुकी है। अब दुनिया भर में होता है कि एक सिस्टम हो या कोई भी आपके रेलवे ट्रैक्स हों, कोई आपकी मोटर्स हों, वट जो भी हों, एक हद पे आके वो होना शुरू हो जाती है, ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। आप लोगों में मैं मुझसे आगे ब्यूरोक्रेसी से पूछना चाहूँगा, मैं पॉलिसी मेकर से पूछना चाहूँगा, हुक्मरानों से बात करना चाहूँगा। पूरे कौमी असम्बली में हो रही थी, बातें हो रही थी सारी की सारी, कि आप लोगों ने कभी फोर्स किया है कि रेलवे ट्रैक्स हैं कब की अपनी तबाही उम्र पूरी कर चुके हैं? जो अंग्रेज़ आपको बिछा के दे गया था। मुझे याद है जब चाइना से लेके आए थे, इंपोर्ट किए थे इन्होंने, यहाँ पे इंजन आए थे चाइना से जनाब मुशर्रफ दौर में। हालांकि ये थी हमारी ब्यूरोक्रेसी की, जो इंजन आए थे उनका मुंह जो था वो इतना बड़ा था कि रेलवे स्टेशन से गुजर ही नहीं सकते थे। और पूरी इनकी रेलवे के इंजीनियर्स की टीम जो है महीना वहाँ पर रही थी। इनके इंजीनियर्स गए थे चाइना में और उस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था जिसने कभी जिंदगी में बनाए नहीं थे इन्होंने रेलवे इंजन। और पहला तजर्बा पाकिस्तान पे किया गया था। जब वो आए, हमारे ट्रैक की अलाइनमेंट ही नहीं थी, वो बड़े थे, हमारा ट्रैक छोटा, उनका फ्रंट बड़ा था और हमारे ट्रैक छोटे थे। और प्लस आगे रेलवे स्टेशन को तोड़ के उनके लिए नए बनाए गए थे। ये पाकिस्तान का आपको म्यार बता रहा हूँ, ये अपनी इंटेलेक्ट बता रहा हूँ, ये समझ आपको बता रहा हूँ। इस मुल्क और कौम का इससे बड़े कोई ड्रामे मजाक इस पे हो सकते हैं। और मुझे याद है वो जो इंजन आए थे तो किसी से पूछा था, उनकी स्पीड जो थी 120 तक वो मतलब चल सकते थे स्पीड के साथ। पता ये चला हमारे ट्रैक्स में 60-70 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। करेंगे तो ट्रेनें उलट जाएंगी आपकी यहाँ पे। आज तक किसी ने कोशिश की है? मुझे याद है 2013 में चाइना में गए थे, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब गए थे। वहाँ पे पता ख्वाजा आसिफ साहब उस बिजली के महकमे देखते थे। मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन किसी से ना उम्मीद रखे। आपने कहा ना ऑब्सोलीट सिस्टम,
ये ऑब्सलीट हैं, ये फारिग हैं जिन लोगों को आपने मुल्क में हमने समझा है कि ये आएंगे लीड करेंगे और कोई नई नई चीज़ें करेंगे, तब्दील। ये जो आपका सारा सिस्टम है, इसका बरकी सिस्टम बिजली की तारें, आपके 40% आपके लॉसेज हो रहे हैं, लाइन लॉसेज, क्योंकि बिजली की तारें पुरानी हो चुकी हैं और जो इनमें से गुजरती है जितनी भी वो उसमें वेस्टेज हो रहा है, और इसके लिए सिस्टम बदलने के लिए उस वक्त भी सोचा गया, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया। रेलवे का सोचा गया जनाब इसका कुछ करना, रेलवे के साथ क्या तशद्दुद किया गया, जरा देख तशद्दुद, और जिसका नतीजा लोग भुगत रहे हैं, फिर रो रहे हैं घरों में बैठे हुए। आज भी कौमी असम्बली में भी मैं उनकी इमरान मकराना ने बड़ी एक अच्छी खासी उन्होंने कंप्रिहेंसिव आई रिपोर्ट बनाई कौमी असम्बली में, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, जो रो रहे थे सारे ड्रामे, इनके मगरमच्छ के आंसू इन्होंने बनाया था। जब जरदारी साहब की बारी लगी, जो आज बिलावल साहब कह रहे थे कि आंसू पे करें, इन्होंने गुलाम अहमद बिलौर साहब को बनाया रेलवे का मिनिस्टर। रेलवे वो चीज़ है जो लाखों करोड़ों लोगों को कनेक्ट करती है, और जिस पे लाखों ये करोड़ों लोग अगर सफर करें तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती है। शहरों से भी दबाव होता है और इंसानी जानों का दारोमदार है। इंटरसिटी भी आपकी ट्रैफिक कम हो सकती थी। यहाँ पे लोडिंग, ट्रक ट्रॉले, कंटेनर्स, ये टब्बर घील जो भी यहाँ पे चलते हैं, ये हादसे, एक्सीडेंट, इनको कम किया जा सकता था। गुलाम अहमद बिलौर साहब ने जो काम करके गए थे, वो किसी दिन उसकी तफसील में फिर बताऊंगा, क्योंकि अलाइज थे, अलाइज को थे जो सबसे बड़ी अहम आपकी वजारत थी। अब बिलौर साहब को क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मुझे बताएं कि मैंने इस पूरे मुल्क में रेलवे सिस्टम को मैंने ठीक करके देना है। उनकी चीज़ें किस वजह में बताऊंगा कि उनके दौर में क्या कुछ हो रहा था और कैसे कैसे हो रही थी। ये जरदारी साहब, आज बिलावल साहब का ये था। उसके बाद बारी लागी साद रफीक साहब की। साद रफीक साहब पे कुछ भी तनकीद करें, हम भी करते हैं, दीगर भी करते हैं, साद रफीक ने कुछ आके कुछ उसका सिस्टम जो है ना कुछ ठीक करने की उन्होंने कोशिश की थी। ट्रेनें टाइम पे कुछ आना शुरू हो गई थी, कुछ सफाई शुरू हो गई थी, कोई लोगों को वहाँ डाइनिंग, कोई इंसान के कोई बच्चों वाली कुछ चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो गई थी। बाकी उन पर तनकीद हमने किया, और मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा नाराज साद रफीक हैं जो उनका स्कैंडल स्टोरी कर। लेकिन ये साथ का उसमें था कि वो जो अपने डेड वुड उनको दिया था उनकी शक्ल में, जरदारी साहब ने कंपनी दे के गए थे, उन्होंने उसको कुछ चलाने की कोशिश की, लेकिन उनके दौर में भी ये काम होने की कोशिश नहीं की गई। जनाब ट्रैक्स वगैरह जो है, सिस्टम जो है, इसको ठीक करेंगे तो हम पैसे नहीं है, बाकी मेट्रो के लिए पैसे हैं। साद रफीक रोते रोते चले गए कि भाई साहब फलां फलां चीज़ों के पैसे नहीं दिए, उन्होंने नहीं दिए सागडार साहब ने। उसमें कमीशन नहीं खा सकते होंगे, वहाँ पे डायरेक्ट हाउस ऑफ शरीफ को माल नहीं मिल रहा होगा, उसमें रेलवे में उन्हें कोई उसमें दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही होगी कि हमने रेलवे इंसानी जाने हमने ठीक करनी या नहीं करनी। अब हेयर कम्स मिस्टर खान जी, उनकी जरा आप प्रायोरिटी देंगे, किसको वजीर बनाया? शेख रशीद साहब को। तरक्की हुई, फिर उनकी तरक्की हुई जनाब, तरक्की तो इंटीरियर मिनिस्टर लग गए। कोई एक मुझे बता दें कोई काम की गुफ्तगू उसने पिंडी बॉय ने की हो। सारा दिन पेशीन गोया, सारा दिन नौटंकी, सारा दिन ड्रामे, तबले बजाना जनाब के, उसके बाद ये आज हुकूमत को ये हो जाएगा पोजीशन, और तोता फाल। भाई इनका काम था पिंडी में किसी वहाँ पे उस पर बैठते, पेवमेंट पे बैठते, किसी उसके किनारे, सड़क के किनारे तोते फाल निकाले, मैं हाथ दिखाऊं, आप जो है तोता वहाँ से वो निकाल, ये मैक्सिमम काम था। इतना बड़ा आपका सेक्टर था। इमरान खान साहब कह के आए थे इदारों को मैं बदल के रख दूंगा, इनको रिफॉर्म करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, और रिहेबिलिटेशन के लिए चुना किसको? उन्होंने चुना जनाब शेख रशीद साहब को। सारा दिन नौटंकियां खेलते रहते थे और अपोजिशन की, और सारा दिन टीवी पे बैठे। उन्होंने हर काम किया मास भी अपनी वजारत को चलाने के। चलें वो भी गए, इनकी प्रायोरिटीज बता रहा हूँ, जो रो रहे थे और बड़े दुख का इजहार कर रहे थे जनाब। अब ये उसका तशरीफ ले मिस्टर फ्राडिये, उसको वो कभी वो कन्फ्रंट नहीं करें, कहे ना हमें ये कन्फ्रंट करें कि उनको मिस्टर फ्राडिया मैं क्यों कहता हूँ, आजम सवाती को, $1 मिलियन मैन, जिन्होंने वहाँ पे आके लोगों की लाशों पे, यहाँ सैलाब आया मैनसहरा में, $1 मिलियन का बच्चों के खेलने वाले नोट नहीं होते शादियों पे, वो उन्होंने जाकर डोनेट कर रहे, जो वो फ्राडिया था। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी JAT की 5 FIA के जिनके खिलाफ रिपोर्टें हैं, इमरान खान साहब ने उनको उठा के उनको न तरक्की भी दी, वहां से पहले पार्लियामेंट चलवा रहे थे उनसे, वो फ्राडिया से। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये छोटा फ्रॉड होगा, इनको हम उधर लेके जाते हैं, वहाँ पे उसमें रेलवे में लेके जाते हैं। जो रेल पाम ये लाहौर में उनकी खबरें आ रही हैं, वो किसी दिन उस पर भी स्टोरी कर लेंगे कि ये मसरूफ हैं, ये आजम सवाती साहब, इनको ज़्यादा दिलचस्पी लाहौर वहाँ रेल पाम में ज़्यादा है, इनको ट्रैक्स बनाने में, कोई यहाँ पे चीज़ें ठीक करने में, उनकी गुफ्तगू करने में। और आपने ना इमरान खान साहब ने इसको सीरियस लिया, ना नवाज शरीफ साहब के दौर में किया कि इंसानी जानों को बचाने के लिए इस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना जनाब ये जरदारी साहब तो गुलाम अहमद बिलौर साहब ने ख़त्म कर दिया था। और लास्टली इमरान खान साहब हमें फरमाते थे जनाब वहाँ पे जनूबी कोरिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म भी है, वो सिर्फ जनूबी कोरिया में पाए जाते हैं या डच में पाए जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं दफ्तर, या वहाँ समंदर में कश्ती का हादसा हो जाए तो वो कर देते हैं, इस्तीफे दे देते हैं। अब बारी लगी है ना
लेना इस्तीफा अपने वजीर से, उसे मिस्टर फ्राइडे से, आजम सवाती से, कि उनकी 3 सालों में क्या परफॉर्मेंस। सार उन्हें एक दूसरे को आज वहाँ पे उन्होंने कहा तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, फलाना कसूर है। मरने वाले मर गए, जिनके घरों में लाशें जानी थी, बच्चे यतीम होने थे, वो हो गए। कल किसी को याद भी नहीं होगा कि इस मुल्क में 30 बंदे मारे गए हैं, बच्चियाँ कुछ वहाँ पे यतीम हुई हैं, कोई कुछ हुई हैं। इनके खांचे चलते रहेंगे, ये माल बनाते रहेंगे, एक दूसरे को गाली गलोच करके शाम को इनकी महफिलें भी इकट्ठी होती हैं। फवाद चौधरी साहब के भी वही दोस्त हैं, उनके भी सारे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। अफसोस खान साहब के एक उस पे है, एक कौम को लगा था कि ऐसा एक वज़ीर आज़म आएगा जो कहता है वो करेगा। पता चला जब करने का वक्त आया ना तो वो भी इस्तीफा देना दूर की बात है, उनसे मजम्मत जिस करके तरह से जान रऊफ छुड़ानी। क्लासेस साहब ने कहा कि ये हौलनाक हादसा है और हमें 1-2 दिन बात करते हैं उसके ऊपर और फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले 3 साल भी हादसे होते रहे हैं और शेख रशीद साहब हर हादसे के बाद आके कोई ना कोई एक नई कहानी सुना देते थे। अब ये सिलसिला रुकना है, पीटीआई से कुछ कंट्रोल हो पाएगा? ये हमारी बड़ी पुरानी रविश है कि हम उस वक्त ही शोर मचाते हैं जब बड़ा हादसा होता है। कोई टेररिज्म का बड़ा वाक़या हो जाए तो हम एकदम लॉ एंड ऑर्डर याद आता है, जहाज़ का कोई वाक़या हो जाए तो एकदम पीआईए याद आ जाती है, रेलवे का भी उसी वक्त ख्याल आता है जब कोई हादसा होता है। आज 51 लोग मर गए हैं, 100 ज़ख्मी हैं और बड़ी दुखी दास्तान है। इस दौरान में जो रोज़ लोगों के साथ याद रहे कि पाकिस्तान के 90-80% लोग रेलवे पे ही आज ही डिपेंडेंट है। सुबह शाम धक्के खाते हैं, सुबह शाम डिले ट्रेन, सुबह शाम ये मारकुटाई चलती रहती है। रेलवे क्या थी? पूरी ब्रिटिश एम्पायर की जो उनका जूल इन द क्राउन के अंदर जूल था ना, वो उनकी सबसे बड़ी, वो इस सब कॉन्टिनेंट में इरिगेशन का निज़ाम दिया, आपाशी का, और दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम और रेलवे का निज़ाम। रेलवे वो कहते थे देखिए हमने ये गरीब मुल्कों में जो भी बड़े जुल्म अफ्ताद उनकी अपनी जगह, पर हमने रेलवे दी। और रेलवे आप देखिए उस ज़माने की बनाई हुई इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। ये हरनाई या कोयटा के जब आप जाते हैं, क्या क्या टनल आज से 150 साल 200 साल पहले टनल्स बनाए हुए हैं, आज तक वो हरनाई की दोबारा उसको ठीक नहीं कर सके, चला भी नहीं पा रहे हैं। ये हवेलियाँ पहाड़ों के ऊपर टनल्स के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो रेलवे लेके गए। यहाँ की ऐसी रेलवे थी कि उसके बाद यहाँ से अफ्रीका, सारे इंडियन, पाकिस्तान उस वक्त तो नहीं था, जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने जाके केनिया में जो इंडियंस की सारी कम्युनिटीज़ हैं वो रेलवेज की वजह से रेलवे बिछाने गए थे। कितनी ज़बरदस्त इंडिया में बिछाई गई थी। अब पार्टीशन हो जाता है। इंडिया की रेलवे जो है आज भी दुनिया में उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनका जूल इन द क्राउन आज भी है। अच्छा। और वो उनकी देखें कि उनकी जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं वो महाराजा ट्रेन है, वो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि ये भी तो लग्जरी ट्रेन। फिर वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो है ना चाइना के बाद जो है ना उनके यहाँ आज भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। वही रेलवे थी, हम भी मिली थी, उन्हें भी मिली थी। तो ये है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, कि हमने जो बनी बनाई चीज़ों का ये सत्यानाश किया है। ये और ये कह देना कि उसका सभी का कसूर है। और आज ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अब ये असेंबली में बहस हो रही थी, वही पुरानी स्टोरी, यार खुदा के लिए बंद कर दें कि जनाब ये नून लीग की वजह से हो गया है, ये पीपल्स पार्टी की वजह, बिल्कुल ओ भाई वो तो चले गए इसीलिए निकाले गए, आप लाए गए हैं। साल बाद 6 महीने तक तो ठीक था, 3 साल बाद ये कहना कि जनाब ये पुरानों का कसूर था, खुदा के लिए ये बंद कर दें। इमरान खान साहब को चाहिए अपने वजीरों को ताली बजाने की बजाय कहें जस्ट शट अप, 3 साल की जिम्मेदारी लें, या हमें नजर आए कि आपने किया है कमाल, तो एक आधी गलती हो गई, लैप्स हो गया तो हम कहें, हमें नजर आ रहा हो ना कि आपने कमाल कर दिया है। आज की हालत ये थी, वो सिर्फ ये नहीं था कि ये कामन लोग मर गए, उसकी तफसील है। तफसील क्या थी कि जो सुप्रिटेंडेंट साहब वो कह रहे थे मैंने मुतादिल खाते लिखे कि ये चलने की काबिल नहीं है, 40 साल पुराने ट्रैक हैं, ये किसी वक्त भी हंगामा, ये इसका हादसा हो जाएगा, और वो हो गया। उसके बाद वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, वो कह रहे हैं मैंने भी बड़े खत लिखे थे, और दूसरे वापस में लड़ाई चल रही है, आप सोर्सेज दे दिए हैं, वो कह रहे हैं हम सोर्सेज है। फाइनली एक जो था डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के मतलब खत था सक्कर के, जिसके जुरिस्डिक्शन में हुआ है, उसके मतलब ये खत लिखा गया था, उन्होंने कहा जी ये पागल है, ही इज़ मेंटली इनकेपेबल, इसके मेंटल इश्यूज है, इसको पागल खाने में ले जाएं। इतने बड़े रेलवे के इतने बड़े प्रोजेक्ट का ये हेड नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, रेलवे की अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस है,
ये मैं ARY के कॉरेस्पॉन्डेंट साहब जो है ना उसको पढ़ रहे थे कि जनाब ये इसके मतलब खत जिसके अंदर ये हुआ, ये सिर्फ कुछ दिन पहले लिखा गया था कि ये मेंटली पागल आदमी है। अब मेंटली पागल आदमी को ये दिखाएं तो फिर क्या है, अब ये तो हो गया था नीचे पागलपन। अब ऊपर ये क्लास साहब ने, मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, ये जितने भी पीछे जाएंगे, कादी साहब से आ जाए, उसके बाद गुलाम बलौर आ जाए, उसके बाद चले जी साद रफीक साहब रिलेटिवली आए मत से कोई बेहतर था। हाँ उन पे एक दो नैब के केसेस हैं वो चल रहे हैं, वो इल्जामात हैं उस पर देंगे, मगर उसने जोर जरूर लगाया था। शेख रशीद साहब बहुत बातें ही बस में, और ये फाइनली स्वाति साहब आ गए। उनकी एक्सपर्टीज क्या है सर, इनको क्यों बात दी गई ये है कि स्वाति साहब की एक्सपर्टीज ये है कि स्वाति साहब ने, अब नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है, वो ATM इतनी बड़ी है कि मजबूरी है। लगता है किसी जगह कुछ लोगों के आगे समझ नहीं आती, दिमाग खाली हो जाता है, सिवाय इसके कि वो पंजाबी में तो लाहौर में तो बड़ा एक लफ्ज़ उन्होंने ढूंढ लिया कि जी काना है फलाना। तो ये कोई पता नहीं क्या हाथ बन जाते हैं। हम फिर ऐसा ही कर सकते हैं ना कि जनाब ये ATMs हैं कि आपने एक बंदा है जो कि नॉन, हम नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट की 5 रिपोर्टों के अंदर फ्रॉडिया डिक्लेयर किया हुआ है कि इसके फ्रॉड डिक्लेयर्ड, ऑफिशियल डिक्लेयर्ड है। उसके बाद उसको आप फिर वो उस पर इल्जाम लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट का होता है, अब फिर तरक्की दे के रेलवे दे देते हैं, और फिर आप कहें जनाब ये 5 साल वो पिछली हुकूमतों का। नहीं भाई, ये सिर्फ रेलवे की कहानी नहीं है, क्या हुआ? रेलवे की कहानी नहीं है, ये ही कहानी PIA की है, जो इन्होंने कहा था जी हम करेंगे, हमारा 500-700 अरब रुपया सालाना ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इन सब पे ज़ाया होता है। अभी शायद 500-700 से भी बढ़ गया है साल का। इनका मैनिफेस्टो था कि हम इनको टर्न अराउंड कर देंगे, हमको ठीक कर दें। अब 3 साल गुजर गए हैं, अब ये करना भी शुरू करें तो 2 साल में नहीं कर सकते। यही PIA की स्टोरी है, यही स्टील मिल की स्टोरी है, यही इसकी, और ये बाकी भी जो 300-400 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सबकी यही कहानी है। वही खांचे लग रहे हैं, कोई प्लान भी नहीं है। तो उसके बाद फिर आगे है, जितनी बातें कर ली जाए, लास्टली होगा क्या, इसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर होगी। इंक्वायरी को वो पता नहीं कब आएगी, नहीं आएगी, ड्राइवर पे डालेंगे, और ड्राइवर पे डाल देंगे, 2-4 बीच में से ड्राइवर ये वो गरीब गुरबा फारिग कर देंगे, और यही ठेके बिकते रहेंगे, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बिकते रहेंगे, नहीं आएगा, खांचे रहे, कोई रेजिग्नेशन तो छूट की बात है। हाँ, अगली दफा जब दोबारा हादसा होगा, आप और मैं इसी तरह की क्लासेस साहब को गुस्सा आ रहा होगा, आप भी इस तरह की सवाल कर रही होगी, और मैं भी इस तरह की तकरीर दाग रहा हूँ। दिस इज स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ये ऐसे ही है, रोज की अनफॉर्चुनेट है, और ये स्टोरी है हर रोज की, और स्टोरी को कहाँ पे स्टॉप होना है ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी हमें ब्रेक लेनी है। जिस तरह से बहरिया टाउन पर नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जों का इल्जाम है, इस इल्जाम की असल हकीकत क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदेद। आमिर मतीन साहब, ये जो बहरिया टाउन का वाकया है, ये असल में क्या वाकया है, जिम्मेदारान कौन है इसके? वाकया तो है ही है, मगर आप देख लें कि सारा मीडिया जो है ना, इससे वैसे बड़ी आज़ादी है सहाफ़त, और जी बोलने नहीं दिया जाता, सब सुबह से चुप जो है ना, और ज़्यादा जो है ना जो आ रहा है तो वन साइडेड आ रहा है। ये जो है ना, पहले ये सिर्फ हाउसिंग के इश्यूज़ रहे हैं, ये सारा हाउसिंग के इर्द गिर्द पाकिस्तान में हो रहा है। ये वाकया बताता है कि जो हाउसिंग का इशू अगर आपने ना डील किया, ये पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का वाकया बन गया है, बन जाएगा नहीं, बन गया है, और इसको अभी भी ना कंट्रोल किया तो ये आगे सिविल वॉर होनी है। ये जिस तरीके से लोगों से ज़मीनें ली जा रही हैं और सेठों को फ़ायदा दिया जा रहा है, और ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ये रिएक्शन आना शुरू है। मगर ये बाकियों के लिए भी लेसन है। ऑफ कोर्स आपने सही मेंशन किया कि ये रूदा में भी ये करने जा रहे हैं, तो ये सबक सीख लें कि ये अगर ना किया, लोगों की तसल्ली ना गई, ट्रांसपेरेंसी ना रखी, और ये इस तरह सेठ माफिया को ब्लाइज ना किया गया इस तरह, तो ये अब ये सबके लिए लेसन है। ये आज छोटा वाकया नहीं है। अब हो क्या रहा है, वहाँ पे गेम्स चल रही है, हर कोई अपनी गेम, बहरिया वाले ऑफ कोर्स वो तो अपनी गेम्स खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपनी गेम्स खेल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये जान के उन्होंने करवाया गया है,
और जो है फेडरल गवर्नमेंट अपनी है, ये देखे ना उनके भी स्टेक्स हैं। मलिक रियाज साहब के पास तो है ही, इन्होंने बताया था उस दिन के शेख रशीद साहब चेक करेंगे किधर रहते हैं, रहाइश किधर है। फिर और जो सबसे बड़े मामले खसूसी हैं एहतसाब के, वो भी चेक करेंगे वो लाहौर में किधर रहते हैं। अच्छा। ये भी है, वो भी दौड़े दौड़े सब गए हैं कि ये मामला रफा दफा कराया जाए उधर से। हो क्या आप देखें ना, ये पहले तो ये जो स्कैंडल था कराची का, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। देख लें कि अदालत ने बहुत ज़्यादा जो है ना नोन पकड़ लिया गया जब चोरी, तो उसके बाद प्री बार्गेन किया गया ना, इसके बाद किसी 460 अरब रुपए दे दे। हम कहते हैं 2000 अरब रुपए की ये कहानी थी, चलो जी हो गया, हम उस पर भी शुक्रगुजार थे कि चलो 460 मिल गया। 460 के बाद जो है वो 200 मिलियन लंदन से पकड़ा गया। उन्होंने कहा जी 200 मिलियन जो है ना, मैं थोड़ा लोगों को बैकग्राउंड याद करा दूं, वो 38 अरब रुपया 40 अरब रुपया बनता था। उन्होंने कहा जी वो जहाँ से पकड़ा गया ना वो इसमें एडजस्ट कर लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहजाद अकबर साहब का उसमें बहुत ही डूबियस रोल है, आज तक जवाब नहीं आया और कोई कानून नहीं, अदारा हरकत में नहीं आ रहा, अदालत नहीं आ रही कि कैसे ही हो सकता है, एक्सचेकर में कैसे वो आ सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डील है बिटवीन अदालत के और एक प्राइवेट पार्टी के। अदालत के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाके कह रही है कि इनकी ना आसान किस्तें कर देंगे, 8 साल में नहीं दे सकते, इनके आसान कर। भाई आप कौन है, आपके पास तो पैसा आ रहा है, ये जिसके पास पैसा आना है वो कह रहा है कि हमारा जो क्लाइंट है ना ये गरीब आदमी है, तो इसकी ना किस्तें कर दें। ये देख, इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है। अब वहाँ पे गेम्स चल रही हैं, वहाँ मुझे नहीं पता, मगर मैं अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो इस तरीके से अलाउ किया, ऑफ कोर्स अमलाक का नुकसान होना बहुत ज़्यादा है, और वो बेचारे उनका कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने क्यों वहाँ पे जायदादें खरीदी, इतना ही कसूर है। तो जिनकी वहाँ पे अमलाक जली सबसे बड़े तो विक्टिम वो हैं। दूसरा एक रिएक्शन आप कहें जो ऑर्केस्ट्रेटेड था, वो जीएस सिंध वाले थे, फलाने थे, भाई साहब ये गोट आफ्टर गोट गो, ये चलता ही जा रहा था क्या, दादू की ज़मीनें, आप देखें ना लोगों को इसका बैकग्राउंड भूल गया है। दादू की ज़मीनों के ज़रिए जो है ना वो कोड़ियों के भाव ज़मीनें थी बलूचिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे, वहाँ की ज़मीनों के लिए उन्होंने कहा जी आप कराची में ले लें। जाम शोरों में कराची के बॉर्डर के ऊपर जो है ना जाम शोरों के साथ ये जो ज़मीन दी गई, और उसमें वो सारे वो जो मलीर के अंदर अदालत में पूरी एक लिस्ट थी जिन जिन लोगों ने चोरी की, किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई है। अब लोग शक कर रहे हैं कि जनाब इसके पीछे भी जो है ना लोगों के कट्स हैं। वो कह रहे थे, झटका कराना चाह रहे थे मलिक रियाज साहब को कि जनाब ये हमारे आप डिपेंडेंट हैं हमारे पे, पुलिस क्योंकि जिस तरीके से खामोश रही है, नहीं उनको बचाया गया, तो सारों की अपनी रोल है और इसकी कोई तफ्तीश नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा। मगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि ये लेसन है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जनाब आप ये जो किए सिलसिला जारी है, ये आइंदा नेक्स्ट आने वाला है। ये रूदा में भी मुझे शक पड़ता है, ये ऑलरेडी एक हफ्ते के अंदर जो है उन्होंने इनकी तरफ से भी आई है, इन्होंने लैंड ज़बरदस्ती खरीदनी है, और वो जो मुतासरीन की है मियाँ महबूब रशीद के भाई साहब जो है हमारे प्रोग्राम में वो बता के गए हैं, मुस्तफा रशीद साहब के जनाब हम जो है बिल्कुल उसकी मज़ामत करेंगे, और वो हमारे साथ भी हज़ारों लाखों लोग हैं, तो वो होने जा रहा है। हम रूदा के ऊपर तफसीली प्रोग्राम करके आज नहीं है, मरूदा के अंदर हम ये सिर्फ कह रहे हैं, वो मैंने उनसे कांटेक्ट किया हुआ है कि जनाब उसकी डॉक्यूमेंट्स तो दें, वो अलग स्टोरी करेंगे। मरूदा की एक स्टोरी जो हम कर रहे हैं उसका फॉलोअप लोगों को याद करा दें कि वहाँ पे एक SM इमरान साहब हैं और गौहर एजाज के करीबी रिश्तेदार हैं, तो वो उनका कलीदी रोल है, वो स्पोक्स पर्सन है, और वो LDA के अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट, और हम बड़ी दफा रिपीट करना चाहते हैं मानेंगे वो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं, और उनका सिर्फ एक बता दें कि वहाँ पे जो हो रहा है कि जो LDA में उन्होंने किया है कि उसकी रिपीट कर देंगे जी। वहाँ पे एक गौहर एजाज साहब की लाहौर की शायद DHA के बाद सबसे बड़ी स्कीम है जी लेक सिटी, और उसकी जो तमाम इश्तिहारात आते हैं वो एक गोल्फ सिटी आता है, एक गोल्फ का क्लब है, लोग खेल रहे हैं, ये सारी एडवर्टाइजमेंट होती है। उसकी वजह से बेसिकली वो उनका समझ लें कि सरताज वो था, उसके अंदर जब वो स्कीम अप्रूव हो गई तो उसके बाद उन्होंने जी ये LDA में जब ये वाइस प्रेसिडेंट साहब लगे, उनके करीबी रिश्तेदार SM इमरान साहब, तो उन्होंने कहा जी इनको ना गोल्फ ग्राउंड, एक पब्लिक एरिया होता है, रेजिडेंशियल होता है, तो ये पहले ग्रीन एरिया पब्लिक एरिया दिखाया गया था, गोल्फ की वजह से ही सारा कुछ ये अप्रूवल हुआ। उन्होंने कहा जी अब ये जो पब्लिक एरिया ना गोल्फ, इसमें भी इनको 10% रेजिडेंशियल और 10% कमर्शियल एरिया जो है ना अलाउ कर दें। ये प्रपोजल किया गया, और बड़ी चालाकी से जब प्रपोजल की ये मीटिंग हो रही थी
तो एसएम इमरान साहब बताने के लिए कन्वीनियंटली उस मीटिंग में नहीं बैठे। उनको जो है ना, उनका ये मेरे तो रिश्तेदार ड्रामा किया जाता है, तो ड्रामा देखिए ना, ड्रामा। मगर साथ में उन्होंने एक कमेटी बना दी। मजे की बात यह है कि जी एक जो है ना अथॉरिटी को ब्रीफ किया गया एक कमेटी ने। कमेटी के अंदर लोग कौन है देखें, उसके अंदर एक साहब हैं वहीद भट्ट साहब, ये टाउन प्लानर थे उस जमाने में, ये पहले एलडीए के टाउन प्लानर हैं और ये अब बताया जाता है कि ये लेक सिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। ये जो है ना वो झुके ना भट्ट साहब उधर वो बीच में बैठे हुए हैं, साथ में जो बाकी लोग भी हैं उनके मुतालिक भी कहा जाता है कि उनके ताने बाने मिलते हैं। फिर बुरहान साहब इस कमेटी में शामिल हैं, वो जो है बुरहान साहब का आप जिक्र कर चुके हैं, यहाँ लिस्ट में नाम नहीं उस वक्त डाला हुआ, बहरहाल वो भी उस वक्त थे, वो आपने उनका स्टोरी बिल्कुल की थी, तो ये भट्ट साहब भी थे। उसके बाद फिर एक ये इन्होंने प्रपोजल बना के दे दी जाए, एक और कमेटी को दे दिया गया जो कि मिनिस्टर साहब महमूद रशीद साहब, जिनके भाई अब शोर मचा रहे हैं, वो जो है उन्होंने अप्रूवल दिया। और उस कमेटी में कौन है? कमेटी के अंदर जनाब अमामा अदर थी, एक तो वहीद भट्ट साहब बैठे हुए हैं, दूसरा गौर एजाज साहब खुद वो वहाँ पे, क्योंकि एक आबाद बनाई हुई है कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उसके नॉमिनी के तौर पे ये बैठे हुए हैं और खुद ही प्रपोज वहाँ पे ये किया जा रहा है कि जनाब इनको वो दे दिया। और मजे की बात है, ये जो गोल्फ क्लब है लेक सिटी का, कहा जाता है ये पाकिस्तान का सबसे एलीट है। कहने को वो पब्लिक उसमें दिया गया है, उसकी कोई मेंबरशिप होनी चाहिए, किसी रेजिडेंट्स को, आम को, ये प्राइवेट उन्होंने रखा हुआ है अपनी उसमें एलीट क्लब। और यहाँ पे सिर्फ एलीट ऑफ द एलीट जाती है। यहाँ सिर्फ बताया जाता है कि जर्नैल सर्विंग एंड रिटायर्ड, गवर्नर साहब तकरीबन वहीं पे ही पाए जाते हैं। गवर्नर साहब आजकल अमेरिका पैसा चंदा इकट्ठा करने गए, वो बड़ी स्टोरी है। सारी वहाँ पे जो रोज की गोल्फ होती है, 8-10 का ग्रुप बनता है, वो पावर ब्रोकर मुल्क के वो हैं, वहाँ आए जाते हैं। तो ये जब वो ये और ये सीधा सीधा नैब का केस है। नैब को हम 2-4 दफा कह चुके हैं कि ये केस है, और यही लोग जब रूदा में आते हैं तो फिर हमारे रुदा पे क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमने आज से काफ़ी अर्सा पहले ये कहा था कि जनाब ये 8 बंदों का एक ग्रुप है जो उसकी मशावरती कमेटी में शामिल है, और ये सब आपस में बिजनेस पार्टनर्स हैं या रिश्तेदार हैं। जो है उसके अंदर मिंशा साहब के साथ भी रिश्तेदारी है, वो सारे 8-10 पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं, जो कि अब थैंक्स टू मलिक रियाज उन्होंने समझ आया पैसा तो सारा ही हाउसिंग में है। हम किस चक्कर में पड़ गए हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की प्रोडक्टिव फील्ड में जा रहे हैं, कि फर्टिलाइजर में जा रहे हैं, कर उनका फाइलें बेचो एंड लाइफस्टाइल, गोल्फ क्लब हो, अपने घर का गोल्फ क्लब हो और उसी पे फाइलें भी बेचे बढ़ाए। सो ये मॉडल बन गया है, बट दिस मॉडल हैज़ गॉन टू फार, और इसको अगर ना रेगुलेट किया गया और ये ना इस तरीके का, तो ये बैरिया टाउन में जो हुआ है इसको मिसाल समझ लें, दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन, और ये मुल्क सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है क्लासेस साहब, और जिस तरह का ये वाकया पेश आया, जैसे आमिर मतीन साहब कह रहे हैं कि अगर इसको इधर नहीं कंट्रोल करेंगे तो फ्यूचर में ऐसे वाकयात देखने को मिलेंगे। रूडा पे हम जो बात कर चुके हैं वो एक एग्जाम्पल है कि जितनी बड़ी तादाद इफेक्टिव्स की है, अगर वो इस तरह का कोई एहतजाज करते हैं या इसी किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं तो बात कहाँ जाकर रुकेगी। ये तो बड़ी अहम बातें आमिर साहब ने की हैं। एक और मेरे जहन में आ रहा था, हम भूल गए हैं, कुछ अर्सा पहले ये जब ये इलेक्शन से पहले जब पीपल्स पार्टी थी, एक बहुत बड़ा इशू उठा था कि सिंध में वहाँ पे एक बड़े इदारे के मुलाजमीन को हज़ारों एकड़ ज़मीन वहाँ पे अलाट की गई थी सिंध में, उनके अफसरान को, जवानों को, आगे सारे उन लोगों को की गई थी। उस पे कभी हमने नहीं सुना हमारे सिंधी कौम परस्त भाई जो हैं उन्होंने कोई जलसा निकाला हो, जुलूस निकाला हो, बंदे लेके पहुंच गए हो। ये कहेंगे तो डिटेल में ले आऊँगा सारी, बड़ा आपको याद आ जाएगा, रोला पड़ा था, अलाटमेंट हुई थी जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से ऑनवर्ड। उस पे उन्होंने कोई रोल नहीं डाले कि जनाब कि ये हमारी ज़मीनों की यहाँ कानून, ये कॉलोनीज बन रही। मुझे बाज़ दफ़ा याद आते, मैं वेस्टर्न फिल्मों का आमिर साहब को भी शौक है, मुझे तो खैर ज़्यादा ही है क्रेज़ क्या तक। वो जब गए थे ना, जो आपने शुरू में बात की थी उस वक्त के रेल के ज़रिए इन्होंने फ़तह की दुनिया सारी, तो अमेरिकन के जो वाइल्ड वेस्ट को जो उन्होंने फ़तह किया था, जो वहाँ पर आके रेड इंडियंस रहते थे, तो जितने सेटलर्स नए गए थे पूरी दुनिया से इकट्ठे हो गए, इन्होंने भी इसी तरीके की जाके ज़मीनों पर कब्जे किए थे। ये ग्रिंगो टाइप, ये बड़ी सारी फिल्में इस पर बनी हुई हैं कि लोकल मकामी
लोगों ने फिर अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो आउटसाइडर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कोई यूरोप से जा रहा है, कोई किसी कॉन्टिनेंट से जा रहा है, कोई वहाँ से ब्रिटेन से जा रहा है, आयरलैंड से जा रहे हैं, तमाम के तमाम घुस गए थे कि नया मुल्क है, नई दुनिया है, जाते हैं ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, जितना जो घोड़ा दौड़ा सकता है। रेलवे टूरिज्म का, इंपीरियलिज्म का टूल था। वहाँ पे उन्होंने फिर वहाँ पे गैंग्स बनाए, रेजिस्टेंस की और बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। और अमेरिका में ये वार्स हैं, इसमें बड़ी फिल्में हैं, इसमें बड़ी काम है। जो आमिर जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, आप उसी तरफ जा रहे हैं। या तो आप उनको राजी करें जिनकी ज़मीनें ले रहे हैं, जो मैं ज़ाती तौर पर, लोग मुझे सिनेक कहें, कुछ भी कहें, मैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स के ज़हनी तौर पर खिलाफ हो चुका हूँ कि इस मुल्क को एक प्लाट बना के एक चाइना कटिंग की तरह आप उस डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा इसका साइंस, आपको 10-15 सालों में नजर आएंगे, जब यहाँ पे कहत पड़ेंगे, एग्रीकल्चर ज़मीनें नहीं बचेंगी, एनवायरमेंटल डिजास्टर होंगे आपके, उस वक्त समझ आएगी। अभी आप उधर लड़ रहे हैं, अभी आप वहां पे लड़ रहे हैं। उधर कराची में हमने देखने में है, जो बड़ी बिग बैटल लड़ी जाने वाली है ना, जो मियां मुस्तफा रशीद कह के गए, वो मुझे ज्यादा खौफनाक लगी है। वो सेंट्रल पंजाब में जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे 20 लाख किसानों को आप वहां पे करने वाले डिसलोकेट, उनके घर छीनने वाले हैं, उनकी ज़मीनें छीनने वाले हैं, उनके परिंद चिरिंद दरख्त, उनकी फसलें सब कुछ छीनने वाले हैं। उन्होंने कह दिया जी हम यहाँ रजिस्ट करेंगे। ये जो 15 सेठ आ रहे हैं, उन सेठों को वैसे थोड़ा सा आना चाहिए, ख्याल आना चाहिए, मैं ये माइल्ड लफ्ज यूज कर रहा हूँ। आप जो 15 सेक्टर अपने छोड़ के अपना छोड़ दिया उन्होंने, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। कोई सीमेंट से आ रहा है, कोई किसी से कोई और सेक्टर है, ये आ रहे हैं, मेरा ख्याल जावेद अफरीदी कंपनी आ रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला आ रहे हो। भाई साहब आप तो बिल्डर ही नहीं है। जिस अगेन मतलब अब देख रहे मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं जाके बिल्डिंग का काम शुरू कर दूं, मैं वहां पे प्लाट लेना शुरू कर दूं, मैं वहां पे आके सारे टेक्सटाइल का पैसा उधर जाएगा, टेक्सटाइल का पैसा उधर लगा। ये सारे टेक्सटाइल वाले आ रहे हैं। आपने फाइलें इनको लग गया चस्का। वो मलिक रियाज वाली जो बात की है कि भाई साहब ये सिर्फ मलिक रियाज तक नहीं रहा, अभी मलिक रियाज ने कुछ ना कुछ तो खड़ा कर दिया है ना। इससे बड़ी डिजास्टर हाउसिंग सोसाइटीज ने की है, जिन्होंने फाइलें बेची है कि प्लाट एग्जिस्ट ही नहीं करता, फाइलें बेच दो। ये सारे के सारे सेठ जो हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, अपना सेक्टर छोड़ के इमरान खान साहब हाउसिंग सेक्टर को आसमान पे ले जाएंगे। जो फाइलें बिकेंगे आवाम का फिर पैसा इसमें लूटेंगे सारे के सारे। और उसके बाद ये पता चलेगा 15 सेक्टर बैठ गए हैं, एक सेक्टर खड़ा कर दिया। ये आपका मुआशी आपका प्लान है, ये इकोनॉमिक आपका प्लान है जो हमें नजर आ रहा है। इकोनॉमिक प्लान पे नजरसानी की जरूरत है और इस सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसके अलावा कानून सिर्फ गरीब के लिए है, गरीब पे अप्लाई होता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि ये कानून जो है वो सिर्फ गरीब पे अप्लाई होता है। 12 साल बच्चा और उसकी माँ दुहाइयाँ देती जा रही है, क्या करिए? ये हुआ ये कि यहाँ कोटपथ थाना है लाहौर में, उसके SHO पे इल्ज़ाम आ रहा है लशारी साहब, अल्ताफ लशारी साहब, कि 12 साल का बच्चा गया वहाँ पे, ऑलरेडी 6 महीने पहले उसके वालिद की कैंसर से डेथ हुई है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, कोई वो लस्सी लेने आए हुए थे पीने को, 70-80 साल उनकी उम्र है। तो वो ज़्यादा चलने से वो थे, तो उन्होंने बच्चे को कहा जी मुझे वो छोड़ के हैं, ज़रा घर छोड़ दें। जैसे होता है कोई हमें भी कहे हम उसको लिफ्ट दे देते हैं, तो बच्चों ने उनको लिफ्ट दे दी, जाके घर छोड़ा है। 3-4 दिन बाद जाके वो पुलिस लेके आ गए, बुजुर्ग जी मेरी जेब में 1.25 लाख रुपया था, मतलब कोई लस्सी पीने जाते 1.25 लाख रुपया जेब में डाल के जाते हैं। पुलिस को ले आया और उन्होंने आके बच्चे को पकड़ा, उसकी माँ को भी मारा, बच्चे भी तशद्दुद किया। ये तफसील जो है ना सारी, मतलब जुल्म जो है एक सामने आता है। ये ज़रा उसकी माँ से सुने कि लाहौर पुलिस ने क्या हशर, फिर कहते हैं जी उमर शेख फार्मूला गलत है कि पुलिस को कुछ ना कहो, इनको हथकड़ियाँ ना लगो, ऐसों को हथकड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए, या इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, या इनको सजाएं नहीं मिलना चाहिए। ये सुने ज़रा कि नेकी कैसे गले में पड़ गई है जनाब उनके बच्चों के। और पुलिस वाले अब खुद कह रहे हैं कि जनाब कि ये जो कुछ हुआ है कि कोई भी वहाँ पे जाके, उसमें 80 साल का बंदा जो है ना, वो लस्सी पीने जाते हैं और 1.25 लाख रुपया जेब में, चौथे दिन उसको याद आता है कि मेरा तो 1.25 लाख रुपया गुम हो गया। तो जनाब ये ज़रा सुने कि क्या जुल्म हो रहे हैं इस मुआशरे में। रियासत मदीना की बातें तो होती हैं, ये सुने ज़रा रियासत मदीना में क्या हो रहा है। 4 दिन हो गए हैं, बाबा जी आए नहीं है पहले, तो बच्चे ने छोड़ के गए हैं। तो आज 3-4 दिन के बाद वो आ रहे हैं और दरख्वास्त दी है कि बच्चे ने पैसे निकालने हैं। पहले 1 लाख का इल्ज़ाम दे रहे हैं। यतीम बच्चे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ताकतवर है वो अब आ रहे हैं। हम 3 घंटे असर वक्त का ये टाइम है, मैं हॉस्पिटल दवाई लेके आई तो आगे से इन बच्चों को लेके आई। ये जुल्म ज्यादती यतीम और लावारसों के साथ ही होती है। ताकतवर छूट जाएंगे। अल्ताफ ने ला के मेरे बच्चे को मारा भी है। क्या जुर्म साबित हुआ है? जो उससे मारा गया है, एक और भी बंदा है उसने भी मारा है मेरे बेटे को।
मैंने छुड़ाया और मुझे कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ बदतमीजी की है, आप लोगों ने हमारे साथ सब कुछ किया। जो मुझे धक्के मारे हैं उन्होंने, अल्ताफ ने मारा है धक्का। मैंने जो सामने जो बैठे हुए थे ऐसा क्या है वो मुझे नहीं पता वो क्या है। हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। आपने बताना है कि फलां पुलिस वाले ने मेरे बच्चे को जब मार रहे थे मैंने छुड़वाया तो मुझे भी मैंने धक्के। छुड़ाया, हाँ जी, जाहिर है मेरे बच्चे को जब मारा है तो मैंने छुड़ाना तो था, फिर मुझे धक्के भी मारे हैं। ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। अल्ताफ ने मारा है, जो इधर अल्ताफ है पुलिस वाला। बच्चे की उम्र 14 साल बच्चे की उम्र है। कोई मौजूद नहीं थी, लेडीज़ पुलिस नहीं थी। इनका कह रहे हम पर्चा देंगे, हम लोग आपको इधर ही जलाएंगे, सड़ेंगे आपके बच्चे, हमने छोड़ने नहीं है। हम मिन्नतें कर रहे हैं, तब से हम मिन्नत कर रहे हैं इनके। इन लोगों ने हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं कि ताकत वालों की सारी दुनिया है, हमारी कोई दुनिया नहीं। हमारे साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, तो उसे हर तरह का, अब तो ज़ाहिरा बड़ों बड़ों को मारते हैं तो वो सब कुछ मान जाएंगे। बच्चे को अब मना रहे हैं, मारने के बाद मनाना ही है, और क्या करना है इन लोगों ने। उनका नाम नहीं पता मुझे, बाबा जी हैं बुजुर्ग बंदे। उसे छोड़ के ये गलती हुई है घर छोड़ने की। ये हमें वो अक्सर नमाज भी पढ़ने आते थे। ठीक है क्लास साहब, जिस तरह से इनकी माँ की हम देख रहे हैं कि वो सारी आप बीती सुना रही हैं और फिर कह रही हैं कि पुलिस कोऑपरेट भी नहीं करी, उनको भी मारा पीटा है। मैं वही कह रहा हूँ, आज साजिद कियानी साहब हैं, डीएजी ऑपरेशन है लाहौर के, उनका मैसेज आया है, उन्होंने ये प्रोग्राम से पहले रब्ता किया गया था। वो कह रहे हैं जी मैंने एक्शन ले लिया है और बच्चा जेल नहीं जाएगा, एसपी मॉडल टाउन की जिम्मेदारी लगा दी है, मैं मसला हल करा देता हूँ। चले मेहरबानी उनकी, साजिद कियानी साहब की, चले वो एक्शन ले रहे हैं। सवाल ये जो बच्चे को मारा गया है, पीटा गया है आपने, मतलब है वो तो वो आके 2 चपेड़ मुझे लगा दें, किसी को लगा दें, हम मान जाएंगे। थाने में किसकी जरूरत ना मानने की। आज लगाए ना, जरा उमर शेख वाला काम करें ना साजिद कियानी साहब, इसी अल्ताफ लशारी को बुलाएं। बच्चों ने बुजुर्ग की मदद की थी, उनको घर छोड़ के आए थे जनाब। उसके 4 दिन बाद बाबा जी इल्जाम ने लग गया। कहा कि इसने 1.25 लाख रुपया मेरे जेब में से निकाल लिया। और फिर अल्ताफ साहब जो है, अल्ताफ लशारी साहब को पुलिस लेके गए हैं, घर में घुसे हैं, उन्होंने बच्चे को भी मारा है, बच्चे की माँ को भी मारा है, जो सारा का सारा सुन रहे थे। आज लगाए ना जरा हथकड़ी, ये बुलाएं, बच्चे को भी बुलाएं, उसकी माँ को भी बुलाएं, उनके महल्ले वालों को बुलाएं, और ये अल्ताफ लशारी साहब को हथकड़ी ला के इनका फोटो आना चाहिए सबके सामने कि क्या पिक्चर। 4 दिन बाद उनको ख्याल आता है कि आपको 1.25 लाख रुपये हो गया। अच्छा हो गया चोरी, आपको ये राइट किसने दिया कि आप बच्चों को तशद्दुद करना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, किसी के घर में बगैर खवातीन के चढ़ दें। ये लाहौर पुलिस है। CCPO साहब किधर है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, जिनको तस्वीरों का बड़ा शौक है सबसे ज्यादा और अपने आगे कराने का। इनसे साजिद कियानी साहब जो हैं, बुलाएं जरा, दें FIR, इस पे FIR दे देंगे। बच्चे पे तशद्दुद क्यों? अगर आप FIR दे रहे हैं, तफ्तीश करें, चले तफ्तीश भाई करें, तफ्तीश करें, उनका कोई सबूत लेके हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करें। आपको मारने का ये किसने राइट दिया? बेचारी माँ की हालत देखें, कुछ अर्सा 6 महीने पहले बच्चे ये यतीम हुए। ये इस मुआशरे का हाल बन चुका। टक्के की इस पुलिस में कोई इतना सा भी रहम दिल नहीं। कोई बड़ा आदमी हो, इमरान खान साहब को कॉल मिल गया, शाह मजहर साहबा की, इनकी फुर्तियां देखनी थी लाहौर वालों की। जेब से पैसे जो इन्हें देने पड़ गए, चंदा इकट्ठा करके, अब तो कहते हैं ना कि हमने उसे दिलवाए, उसके खिलाफ पर्चे क्यों नहीं दिया आपने? वो बंदा जो पहले वाला था, जो उसको आयशा मजहर के साथ जिसने गालियां दी, बदतमीजियां की, उस पर पर्चा नहीं दिया क्योंकि SSP का भाई है। ये वो पुलिस है जिसको ठीक करने की ये बात करते हैं। इनको ये बदमाश और इस तरह की आगे गुंडा टाइप लोग हमें चाहिए होते हैं। उसकी कोई रिफॉर्म्स नहीं करनी, कोई पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं होगी, कोई वहां पे बंदे ठीक नहीं लगे। आज लगाए ना, आज ये साजिद कियानी साहब काम करें, इसी अल्ताफ लशारी को हाथ कड़ी लगा के अंदर करके जरा तस्वीर तो रिलीज करें, उसके बाद हम माने जी इंसाफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाकयात आई ओपनर हैं कि कौन कौन सी रिफॉर्म्स की कितनी अशद ज़रूरत है और कितनी जल्दी ज़रूरत है। प्रोग्राम में इस तरह के इश्यूज उठाते रहेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।